नागार्जुन एपिसोड 25 रहस्यमयी साया। तमराज मकराक्ष। नियति के मुंह से तमराज का नाम सुनकर नागार्जुन चौंक जाता है। इसके विषय में नागार्जुन ने सबसे पहले तारकनाथ के मुंह से सुना था। तमराज एक विशेष कबीले का मुखिया है जिसके 3 भाई हैं, जिनमें से सबसे छोटा मकराक्ष। मकराक्ष एक भोगविलासी और नवयुवतियों को पसंद करने वाला मुखिया है और नागार्जुन ने जिस चित्राक्ष को मारा था वो तमराज मकराक्ष के अधीनस्थों में से एक था। तभी नियति नागार्जुन को हैरान देख उसे पूरी बात विस्तार से बताना आरंभ करती है। भैया, जब आप यहाँ नहीं थे तब तमराज मकराक्ष अपने तमचरों की पूरी सेना लेकर हमारे कबीले में आया था। वो केवल आपको ढूंढ रहा था और कह रहा था कि यदि हमने आपको उसके सुपुर्द नहीं किया तो वो पूरे कबीले का जड़ से नाश कर देगा। हम में से कोई भी उसकी भयानक सेना का सामना नहीं कर सकता था और माँ ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी सेना यहाँ भीषण रक्तपात मचाकर बूढ़ों, स्त्रियों और यहाँ तक कि बच्चों की भी सामूहिक हत्या कर दे। इसलिए मुझे देखकर उसने अपना विचार बदलते हुए ये शर्त रखी कि यदि मैं अगले 1 माह तक के लिए उसके पास चली जाऊं तो वो हमारे कबीले का मार्ग छोड़ देगा। फिर वो किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंचाएगा और आपके प्राण भी छोड़ देगा। साथ ही उसने हमसे ये भी कहा था कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए मुझे उसकी ये शर्त स्वीकार करनी ही पड़ी। इसलिए जब मैंने ये देखा कि एकमात्र मेरे स्वयं का बलिदान करने पर हमारे सैकड़ों निर्दोष लोगों के प्राण बच सकते हैं, तब मैंने ये निर्णय लिया। ये सुनकर नागार्जुन अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। वहीं थोड़ी देर तक नागार्जुन की तरफ देखने के बाद नियति अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, भैया, तमराज मकराक्ष बहुत शक्तिशाली है। हम किसी भी प्रकार से तमराज को हरा नहीं सकते। हमारे पूरे कबीले में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है जो सीधे सीधे तमचरों की सेना से टक्कर ले सके। यदि उन्होंने कभी हमारे कबीले पर आक्रमण किया तो भीषण नरसंहार होगा और हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। इसलिए हमारे पूरे कबीले के समाप्त हो जाने के बजाय यही उचित होगा कि मैं अकेले का बलिदान कर दूं। इससे हमारा कबीला, हमारे सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। नियति जानती है कि अब उसके भाई में बहुत परिवर्तन आ गया है और अब वो पहले जैसा लापरवाह बिल्कुल भी नहीं है, जिसे किसी की भी समस्या से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब लगातार परिश्रम और अभ्यास से उसके अंदर एक कुशल शासक और योद्धा बनने के गुण भी विकसित हो रहे हैं, परंतु फिर भी उसके गुण इतने अधिक शक्तिशाली नहीं हैं कि वो अकेला ही तमचरों की भयानक और दुर्दांत सेना के साथ साथ तमराज मकराक्ष के सामने टिक सके। साथ ही तमचरों की भयानक सेना के सामने तो पूरे अनंतनगर कबीले की सम्मिलित शक्ति भी कम पड़ी। लेकिन नियति की पूरी बात सुनने के बाद नागार्जुन की आंखें उन तमचरों की हत्या के विचार से ही क्रोध से लाल हो जाती हैं। तभी नागार्जुन गुस्से में नियति से बोला, तुम बिना कुछ सोचे समझे ही स्वयं का बलिदान करने के लिए तैयार हो गई? बोलो, क्या तुम लोगों को ये नहीं पता कि वो मेरी हत्या करने के लिए मुझे क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि मैंने अकेले ही उसके प्रमुख व्यक्ति चित्राक्ष का सबके सामने वध कर दिया था। नागार्जुन की ये बात सुनकर सबके सब अवाक होकर उसे देखने लगे। नागार्जुन ने अकेले ही चित्राक्ष का वध कर दिया? असंभव। किसी को भी नागार्जुन की बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता, परंतु अब वो सब ये भी जानते हैं कि इस बात में कुछ न कुछ सच्चाई तो अवश्य होगी, वरना नागार्जुन इतना बड़ा दावा यूं ही नहीं कर सकता। तभी नागार्जुन भावुक होकर आगे बढ़ा और अपनी छोटी बहन नियति को गले से लगाकर बोला, अरे पगली, यदि मैं अपनी बहन की रक्षा भी न कर सकूं तो मेरे भाई होने का अर्थ ही क्या है? नागार्जुन के मुंह से ये सुनकर नियति की आंखें भी नम हो जाती हैं। तभी वो अपने भाई की आंखों में देखती है और उसे उन आंखों में एक प्रकार का दृढ़ संकल्प दिखाई पड़ रहा है, जैसे कोई भी परिस्थिति उसे बदल नहीं सकती। नागार्जुन की आंखों में झलकती हुई वो कठोर अभिव्यक्ति देखकर नियति टूट सी जाती है और तुरंत ही अपने भाई के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है।
अभी वो केवल 16 वर्ष की है और वो अन्य प्रांतों की अन्य युवा महिलाओं की तरह बनना चाहती है और एक स्वतंत्र और प्रफुल्लित जीवन जीना चाहती है। परंतु अब उसे मन ही मन ये आभास हो रहा था कि उसे अपने लोगों को बचाने के लिए स्वयं को बलिदान करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। उसका बड़ा भाई अब इतना सक्षम है कि वो किसी भी प्रकार के आने वाले खतरे से उसकी रक्षा कर सकता है, फिर चाहे वो तमराज मकराक्ष ही क्यों ना हो। भैया, ये कहते हुए नियति की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। भैया, मैं मकराक्ष के पास नहीं जाना चाहती, कृपया मुझे बचा लो भैया, भैया मुझे बचा लो। एक पल में नागार्जुन ने नियति को गले से लगा लिया और फिर भावुक होकर बोला, नियति मेरी बहन, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नागार्जुन तेरा भाई तुझे वचन देता हूं कि किसी भी परिस्थिति में तमराज मकराक्ष मेरे होते हुए तुझे ले जाना तो दूर, तुझे स्पर्श तक नहीं कर सकता। ये तेरे भाई का वचन है। अब चाहे तमराज तो क्या, सामने साक्षात यमराज भी आ जाए तो भी तुम्हें मेरे होते हुए उससे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी तुम्हें डराने या धमकाने का साहस नहीं कर सकता। अपने भाई की सांत्वना के बाद नियति ने अपने आंसू पोंछ लिए और उसने मुस्कुराकर धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया। बिना कोई शब्द कहे अब उसकी आंखों में नागार्जुन के लिए विश्वास झलक रहा है। तभी नागार्जुन प्यार से बोला, अब तुम रोना बंद करो। आज रोने का नहीं, प्रसन्न होने का अवसर है, समझी? इतना कहते हुए नागार्जुन ने प्यार से नियति के सर पर अपना हाथ रख दिया। फिर नागार्जुन रक्षकों की ओर देखकर नामदेव को बुलाता है। नामदेव नागार्जुन का निर्देश मिलते ही तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और सिर झुकाकर विनम्रता से कहता है, नामदेव आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए उपस्थित है युवराज। नागार्जुन ने अपने पास से सिक्कों की एक थैली निकालकर नामदेव को देते ही कहा, ये 10,000 सिक्के हैं, इन्हें आप अपने रक्षकों को बराबर बांट दो। ये सभी रक्षक सदा से अनंत नगर के विश्वसनीय रक्षक रहे हैं और विकट परिस्थिति में भी धैर्य पूर्वक अपना कर्तव्य निभाते रहे हैं। उस समय मेरे पास क्षमता नहीं थी, परंतु अब मैं पूर्ण रूप से सक्षम हूँ, इसलिए अब मैं अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखना चाहता। उस सिक्कों से भरी थैली को देखकर नामदेव अपने हृदय में नागार्जुन के लिए बहुत आभार महसूस करता है। आपका हार्दिक धन्यवाद युवराज, पर अब हमें धन की आवश्यकता नहीं है। आपने भोजन और वस्त्रों से हम सभी की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी है। आप अनंत नगर की आशा है। आपने इतना कर दिया, यही काफी है हमारे लिए। तभी नागार्जुन भाव विभोर होकर बोला, तो क्या हुआ नामदेव, भोजन और वस्त्र की मौलिक आवश्यकता तो अपनी जगह है। मैं भली भांति जानता हूँ कि भले ही धन सब कुछ नहीं होता, परंतु जरूरत के वक्त कुछ तो होता है ना। और मैं ये धन देकर आप लोगों पर कोई दया या उपकार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये आप लोगों का अधिकार है। इसीलिए आप लोगों को इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर नागार्जुन मुस्कुराते हुए नामदेव को धन की वो थैली दे देता है। नागार्जुन से वो धन की थैली लेकर नामदेव भावुक होकर मुस्कुराते हुए धीरे से कहता, यदि आज आपके पिता जीवित होते तो आपके स्वरूप को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते। इस समय भी स्वर्ग से उनकी आत्मा आपको देखकर अवश्य ही प्रसन्न हो रही हो। फिर नामदेव प्रश्नवाचक भाव से नागार्जुन से पूछता है, युवराज, अब आप आगे की रणनीति के बारे में विचार करें कि यदि कबीले पर तमचरों का आक्रमण होता है तो फिर हम उससे किस प्रकार बच सकेंगे। इस पर नागार्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो नामदेव, उसका भी रास्ता है मेरे पास। तुम सभी रक्षकों को लौह कवच के अलावा और भी संसाधन उपलब्ध करवाओ और इनके अलावा उनकी यदि कोई और भी आवश्यकता है तो तुरंत मुझे अवगत कराओ। अब मैं अपने कबीले की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहता हूँ। ये सुनकर नामदेव अपनी दुविधा जाहिर करते हुए बोला,
अवश्य युवराज, हम अपने कबीले की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा देंगे। परंतु फिर भी युवराज, तमचर बहुत शक्तिशाली हैं, क्योंकि एक तो उनकी संख्या हमसे कहीं अधिक है और दूसरी बात कि उनके पास आधुनिक शस्त्र भी हैं। इसलिए उनसे निपटना इतना सरल नहीं होगा। और जैसा कि तमचरों के विषय में विख्यात है कि उन्हें किसी भी प्रकार की सांसारिक शक्ति से नहीं मारा जा सकता, क्योंकि तमराज ने अपनी विशेष साधना से अपने अनुयायियों को ऐसी अलौकिक शक्तियां प्रदान की हुई है जिससे उन्हें भौतिक अस्त्र शस्त्रों द्वारा भले ही कुछ समय के लिए परास्त किया जा सकता है, परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता। यही उन अनश्वर तमचरों की मुख्य शक्ति है युवराज। इस पर नागार्जुन अपनी दृढ़ आवाज में कहता है, मैं जानता हूं नामदेव, और मैं ये भी जानता हूं कि शायद मैं हर समय अपने कबीले की रक्षा के लिए उपलब्ध नहीं रह सकता। तमचर उसी अवसर का लाभ उठाकर कबीले पर आक्रमण करके हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं अपने कबीले के रक्षकों को विशेष लौह कवचों से लेकर प्रभावशाली हथियारों तक सब कुछ प्रदान करके अपनी सेना सुदृढ़ बनाना चाहता। परंतु युवराज, हम ये सब करेंगे कैसे? क्योंकि हम जैसे निर्बल कबीले वासियों के लिए तो सारी परिस्थितियों को सामान्य करने के लिए भी अभी बहुत से संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। निश्चिंत रहो नामदेव, दुर्भाग्य से पिता की मृत्यु के बाद हमारे पास इतने अधिक संसाधन नहीं थे कि कोई उनसे अपने कबीले को सुदृढ़ बना पाता। परंतु अब सारी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। कबीले को विकसित करने के लिए जो भी संसाधनों की आवश्यकता है उन सब का प्रबंध हो जाएगा। नामदेव समझ नहीं पा रहा होता कि नागार्जुन के अंदर ऐसा आत्मविश्वास कहां से आया। ऐसा लग रहा था कि वो इस विषय में पूरी तरह आश्वस्त था, जैसे कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। ये हैरान करने वाला था, लेकिन फिर भी नामदेव ने और कोई प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि वो अपने अनुभव से इतना समझ चुका है कि नागार्जुन के पास उन भयानक तमचरों से निपटने के लिए कोई न कोई विशेष रणनीति अवश्य है। तभी नागार्जुन सभी को आश्वस्त करते हुए कहता है, मैं आप सभी को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अब आपको किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आप लोग निर्भीक होकर महापर्व का उत्सव मनाने का आनंद ले सकते हैं। नागार्जुन के ये घोषणा करते ही सभी कबीले वासियों में एक हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई और सभी एक स्वर में नागार्जुन की जय जयकार करने लगे। इस संध्या में एक लंबी अवधि बाद अनंतनगर कबीले का उत्सव बहुत ही जीवंत दिखाई पड़ रहा है। अनंतनगर कबीले के लिए पिछले कई वर्षों बाद ऐसा अवसर आया है जब हर कोई प्रसन्नता के साथ इस अवसर को मना रहा है। अगला दिन नागार्जुन एक बार फिर से अलकापुरी हाट बाजार की तरफ निकल पड़ा। उस समय तो अपने कबीले वासियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने अंशुमान के सामने अपनी निर्भीकता का प्रमाण दे दिया था, परंतु मन ही मन वो ये भी सोच रहा है कि अगले किसी भी आक्रमण से पहले नागार्जुन को अपने कबीले की सुरक्षा पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, क्योंकि तमचरों की शक्ति के सामने अभी उसके कबीले के रक्षक शायद अधिक समय तक टिक नहीं सकेंगे। नागार्जुन अपने कबीले के सभी लोगों के लिए भोजन, वस्त्र और कुछ अतिरिक्त सामग्रियों पर लगभग 70,000 सिक्के व्यय कर चुका है और अब इतने ही सिक्कों की कबीले की सुरक्षा सुदृढ़ बनाने के लिए तत्काल आवश्यकता है। इसीलिए नागार्जुन मन ही मन इसकी भी योजना बना लेता है, जिसके लिए उसे एक बार फिर से अलकापुरी जाना होगा और तमचरों के आक्रमण से पहले ही सारी व्यवस्था ठीक करनी होगी। क्षितिज में सूर्य के ढल जाने के बाद जब संध्या का समय हुआ और आसमान पर हल्की सी कालिमा और भी गहराने लगी, तो नागार्जुन अपने कबीले से बाहर निकलने की योजना बनाता है, क्योंकि रात के अंधेरे में उसकी यात्रा अधिक सुगम होगी। नागार्जुन अपने साथ आवश्यक वस्तुओं को रखने के बाद वो अपना विशेष लबादा ओढ़कर और चेहरे पर पहले की ही तरह आधा मुखौटा लगाकर अपने घोड़े पर सवार होता है और कबीले से बाहर की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही देर पश्चात नागार्जुन कबीले की सीमा के पास पहुंच जाता है। वो उस सीमा से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी उसे झाड़ियों के पास एक आहट सी सुनाई पड़ती है। उस आहट को सुनते ही नागार्जुन समझ जाता है कि उस निर्जन स्थान पर वो अकेला नहीं है।
उसे लगता है कि वहां अवश्य ही कोई जंगली जीव है जो शायद उस पर घात लगाकर हमला करने की तैयारी में है। नागार्जुन की तीक्ष्ण दृष्टि से हल्के से धुंधलके में भी वो काली परछाई बच नहीं पाती। अब नागार्जुन का उद्देश्य उस जंगली जीव को मारना नहीं बल्कि उसे डराकर वहां से भगाने का है। परंतु शीघ्र ही उसे वातावरण में फैलते जा रहे अंधेरे को चीरते हुए हल्के से प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ती है। उस प्रकाश को देखते ही नागार्जुन अपने घोड़े से उतर जाता है। फिर अगले ही क्षण वो अपने कंधे से अपना विशेष धनुष उतारकर लक्ष्य की दिशा में तीर साध लेता है। लेकिन उस प्रकाश की किरण से वो समझ जाता है कि ये प्राणी कोई जंगली जीव नहीं बल्कि कोई मनुष्य है। इतना तो निश्चित है कि वो अपरिचित साया उसके कबीले का कोई रक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सुरक्षा कर्मियों को ये निर्देश प्राप्त है कि वो केवल कबीले की सीमा के अंदर ही पहरा देंगे। तो फिर ये कौन है? कुछ ही देर बाद नागार्जुन के सामने लबादा ओढ़े और अपने हाथ में लालटेन लिए एक व्यक्ति सामने आ जाता है और अचानक से नागार्जुन के चेहरे पर लालटेन का तीव्र प्रकाश पड़ते ही स्वयं ही जोर से चीख पड़ता है। ओह धत तेरी की! नागा, ये तुम हो? भोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो भी इस समय? नागार्जुन भोला का भयभीत चेहरा देखते ही अपना धनुष नीचे कर लेता है। तभी भोला अपने आप को संभालते हुए बोला, हाँ मैं। आज मेरी गायों के झुंड में से एक गाय कम थी। जब अंधेरा घिरने पर भी वो वापस नहीं आई तो मुझे उसे ढूंढने के लिए निकलना पड़ा। तभी मैंने कबीले के बाहर एक रहस्यमयी परछाई को देखा तो मुझे थोड़ा संदेह हुआ। मैं समझा कि कहीं वो अंशुमान का भेजा हुआ कोई गुप्तचर तो नहीं, या फिर कोई तमचर जो कबीले की सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है। पर ये तो तुम निकले। लेकिन तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी इस समय? मैं भी इसी कारण से यहाँ आया हूँ। नागार्जुन मुस्कुराते हुए भोला से साफ झूठ कहता है, क्योंकि वो जानता है उसका ये भोला भाला मित्र चाहे जितनी भी सौगंध ले ले पर उसके पेट में कभी भी कोई बात नहीं पचती। तभी नागार्जुन भोला को अपना तर्क देता है। वो क्या है कि मुझे भी अंधेरे में एक रहस्यमयी आकृति दिखाई दी तो मैंने भी यही सोचा कि कल के अपमान के बाद कहीं ये अंशुमान का भेजा हुआ कोई गुप्तचर तो नहीं, पर ये तो तुम निकले। भोला अपने आप पर ही झुंझलाते हुए अपनी तलवार वापस म्यान में रख लेता है। ओह, तो इसका मतलब हम दोनों ही एक दूसरे को देखकर धोखा खा गए। कितने बड़े मूर्ख हैं हम। इस पर नागार्जुन कहता है, नहीं मेरे भोला ढोला, बल्कि ये रहस्यमयी परछाई मेरे अलावा और कोई शत्रु भी तो हो सकता था, और ये भी हो सकता था कि वो तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देता। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि तुम वास्तव में एक निडर युवक हो जो अकेले ही अपने कबीले की रक्षा करने के लिए निकल पड़े। नागार्जुन बात टालते हुए भोला की बहादुरी के पुल बांधने लगता है, जिसे सुनकर भोला भी प्रसन्नता से फूल जाता है। नागार्जुन भोला को अपने साथ वापस ले जाते हुए कहता, अब तो इस रहस्य से पर्दा उठ गया कि वास्तव में यहाँ कोई भी गुप्तचर नहीं है। तो चलो अब वापस चलते हैं। तभी भोला भी सहमत होकर कहता है, हाँ, और अभी मुझे अपनी गाय भी तो ढूंढनी है, वरना कल सुबह बापू मेरा चारा पानी बंद कर देंगे। इतना कहकर भोला नागार्जुन के साथ वापस अनंतनगर कबीले की ओर जाने लगा। लेकिन जाने से पहले नागार्जुन एक बार फिर से मुड़कर विपरीत दिशा की ओर देखता है, जहां से लगभग 50 गज की दूरी पर उसे अभी भी किसी रहस्यमयी परछाई की उपस्थिति का आभास हो रहा है। 2 क्षण उस दिशा में घूरने के बाद नागार्जुन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई और फिर वो निश्चिंतता से अपने घोड़े को एड़ी लगाकर भोला के साथ वहां से निकल जाता है।